अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। कहते हैं खामोशी किसी तूफान का पेशखैमा होती है और सियासत में जुज वक्ती ही सही मगर खामोशी किसी तूफान पर दस्तक दे रही है। ईद के दिनों में जैसे तैसे मामला चल गए। ईद से पहले लोअर हाउस और अपर हाउस यानी पार्लियामान में ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला दोनों में कंप्लीशन मुकम्मल हुई। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव हुआ। कायदे ऐवान कायदे इसमें इख्तलाफ नॉमिनेट हो गए। चेयरमैन सेनेट डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का नाम सामने आ गया, जिसके बाद दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत कानून साजी में तेजी करेगी। हुकूमत माशी महाज के ऊपर भी पूरे तरीके से चाको चौबंद होकर मामलात को तेज करने की, माशी पहिया घुमाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुश्किलात है कि पार्लियामान के अंदर भी होंगी और पार्लियामान के बाहर भी होंगी, क्योंकि ऑपोजिशन भरपूर अंदाज में तैयार है कि सड़क गर्म करनी है, जलसे करने हैं, इस्लामाबाद का रुख भी करना है। और इस ऑपोजिशन जिसको अब ग्रैंड नेशनल अलायंस या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है और पीडीएम के वो लोग यानी वो जो साबिका पीडीएम में शामिल थे वो अब ग्रैंड डेमोक्रेटिक या ग्रैंड नेशनल अलायंस में शामिल होकर इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। यानी अब सियासत एक जारहाना मोड में दाखिल होने जा रही है और इस जारह सियासत के अंदर इस हुकूमत के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और ख़ुद शुनीद तो ये भी है कि इस हुकूमती सफ़ों के अंदर शामिल बहुत से लोग इस ग्रैंड नेशनल या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का साथ दे रहे होंगे, हाथ मजबूत कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी चिलबन से लगे बैठे हैं और किसी तब्दीली यानी वो जो तब्दीली वो चाहते थे जो नहीं आई, अब उस तब्दीली के दर पे दस्तक देने के लिए तैयार खड़े होंगे। खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। अब इनको बागी कहा जाए, ख़ास तौर पर वो लोग जो ऑलरेडी पार्टी को खैरबाद कह के नई पार्टी रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म रहे, अब पार्टी रजिस्टर कराने जा रहे हैं। जावेद लतीफ़ के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। इस हवाले से जावेद अब्बासी, सेनेटर जावेद अब्बासी के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह क्या कह रहे हैं वो भी बता रहे हैं और फिर ये कहते भी हैं कि जावेद लतीफ़ अगर कुछ कह रहे हैं तो इस बात में दम है। इस सारे मामलात पर बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर दावत दी है साबिक वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब को। राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, सेनेट में चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब भी हो गया, लोअर हाउस भी मुकम्मल हो गया, अपर हाउस में भी अददी अक्सरियत मिलाकर हुकूमत को इतनी हासिल हो गई है कि कानून साजी में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो क्या समझा जाए कि ये कोई तारीख की बड़ी मजबूत तरीन हुकूमत बन गई? देखें, सेनेट आज मुकम्मल हो गया है और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं वो इस इलेक्शन के बाद जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो वो लेजिस्लेशन में मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई रुकावट है और ना ही अपोजिशन में इतनी सलाहियत है, ना ही उनकी इतनी तादाद है कि लेजिस्लेशन के अमल को जो है वो रोक सकें। तो इससे इस बेहतरी की उम्मीद रखी जानी चाहिए कि लेजिस्लेशन से मुतल्लिक़ जो अमूर हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो बेहतर तौर पे जो है वो काम कर सकेगी। तो राना साहब, लेजिस्लेशन को लेके भी बहुत सारी अजम्पशंस हैं कि वो 18वीं तरमीम हो, एनएफसी का मामला हो, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हो, हत्ता कि जुडिशरी के अंदर जो टॉप पोजीशंस हैं उसमें कोई मुद्दत मयाद को बढ़ाने का मामला हो, ऐसी रिकॉर्ड कानून साजी देखी जाएगी। तो आर यू रियली लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट? नहीं, देखें, ये बुनियादी किस्म के जो इश्यूज़ हैं जिनका आपने ज़िक्र किया, चंद एक और भी हो सकते हैं, ये जो है ये सिर्फ़ पार्लियामेंट में नंबर की बुनियाद पे ऊपर ये चीज़ें नहीं की जा सकती, ना ही की जानी चाहिए। इनके ऊपर जो है वो कंसेंसस हो तो फिर इन चीज़ों को सामने लाना जो है वो मुल्क और कौम के लिए मुफीद होता है। तो इससे पहले आपके इल्म में है कि 18वीं तरमीम जो है वो एक कमेटी बनाई गई थी दोनों हाउसेस के मेंबर ऊपर मुश्तमिल, जिसको गालबन हेड किया था रज़ा रबानी साहब ने। तो उस कमेटी ने बड़ी मेहनत की और एक 18वीं अमेंडमेंट जिसमें बहुत सारी आइनी तरामीम भी थी और उसके बाद फिर उनके ऊपर फर्दर
लेजिस्लेशन का अमल भी हुआ, तो उन्होंने एक कंसेंसस जो है वो क्रिएट किया, एक कंसेंसस बिल्ड किया। तो अब भी अगर कोई लेजिस्लेशन या आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ कोई मामला हो तो मेरी राय में ऐसा अमल ही इख्तियार किया जाना चाहिए, और एक तरफ़ा तौर पे ऐसा अमल जो है वो मुल्क और कौम के लिए या जमहूरियत के लिए जो है वो बेहतर नहीं होगा। राज साहब, आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी, इतलात होंगी कि ख़ास तौर पे एक्सटेंशंस को लेके, जुडिशरी के मामलात को लेकर कोई ऐसी जो है वो लेजिस्लेशन होने जा रही है जिसमें टॉप पोजीशन के ऊपर जो उम्र की हद है उसको मुकर्रर कर दिया जाए कि 3 साल के लिए होनी चाहिए। ऐसी कोई खबर है सर? देखें, ये बहस जो है ये मौजूद है, ये बहस दोनों तरह से मौजूद है। एक तरह से तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज जो है उसको बढ़ा दिया जाए। एक दफ़ा बढ़ाई भी गई थी, फिर उसके बाद वापस हुई, जिसका कि 65 से 68 तक करने का सुना जा रहा है। इसी तरह से एक बहस ये भी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो एक जैसी कर दी जाए। ये जो फ़र्क है 3 साल का, इसको दूर कर दिया जाए, जिससे बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं वो भी जो है वो रिड्रेस हो जाएंगी। तो ये बहस तो मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर मैं ये कहूँ कि अमल होने वाला है, ये इसके ऊपर कोई काम शुरू हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपली राणा साहब, आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए जी, मैंने इन दोनों अमेंडमेंट्स का जो मैंने ज़िक्र किया है, ये बहरहाल कंसेंसस और डिबेट के बाद ही ऐसा होगा और फिर ही कोई राय जो है वो फाइनल होनी चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज ऑफ रिटायरमेंट है, इसे जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक, इससे जो है वो काफ़ी जो मसाइल हैं जुडिशरी के, उनको हल करने में जो है वो मदद मिलेगी। राणा साहब, इंटरेस्टिंगली चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रूल्स ऑफ बिजनेस की क्लॉज 15 और 16 पढ़कर सुनाई, और जाहिर है अब जो आज़ाद सेनेटर्स इस वक्त अपर हाउस में मौजूद है, उनके पास 7 रूल्स है कि उन्होंने किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आज़ाद सेनेटर्स इस वक्त है, वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों, वो फैसल वोडा साहब हों, या मोहसिन नकवी साहब हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसके लिए दरवाजे ओपन करेगी कि वो नून लीग में शामिल हो जाए? देखिए जी, ये बड़े ताकतवर और बड़े जो है वो दना लोग हैं, तो वैसे भी आज़ाद मंश हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो ख़ुद को आज़ाद ही रखेंगे। आप समझते हैं कि ये 7 रोज़ गुजर जाएंगे, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएंगे, और इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मुतामिल भी नहीं हो सकती, इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को। मेरी असेसमेंट है कि सारी पार्टियाँ उनकी पार्टियाँ हैं, यानी सारी जमातें ही उनकी जमातें हैं, तो इसलिए उन्हें वो क्या ज़रूरत है एक में शामिल होकर बाकियों को नाराज़ करें। यानी इन सब को जो है वो तमाम पार्टियों ने सपोर्ट किया है। वो कौन सी पार्टी है पंजाब में जिसने मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट नहीं किया, और सिंध में बस फैसल वाडा साहब को नहीं सपोर्ट किया। बलूचिस्तान में भी जो है वो इंतखाब जो है वो कंसेंसस से हुआ है। तो जब सभी उनके साथ हैं, सभी उनके हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको कि वो एक में शामिल होकर बाकियों को नाराज़ करें। बाकी आगे उनकी मर्ज़ी है, वो शामिल होना चाहे तो हो सकते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तनासुब के साथ इक्वली पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर शामिल हो जाए। यानी जैसे आप फैसल वोडा कह रहे हैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो बात आपकी दुरुस्त है कि उनको किसी पार्टी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। राणा साहब, जिस वक्त आप ये बात करते हैं कि बड़े तगड़े लोग हैं, और फिर जिस तरफ आप इशारा करते हैं, तो कुछ लोग ना अज़राए तफन्नुन इस वक्त आपको भी मशवरा देते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि आप शहबाज साहब को कहेंगे ना तो वो भी हिम्मत पकड़े तो वज़ीर आज़म बन सकते हैं।
नहीं देखें, अगर मैं उनको कहता हूँ कि वो ताकतवर लोग हैं तो आपको उसके ये क्यों लगता है कि मैं कोई आज़राए तफन्नन कह रहा हूँ? आपको नज़र नहीं आ रहा? नहीं, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं सर। वो लोग आप जिस तरह से बात मुंतखब सीरियस हुए नोट हैं, कर रहे हैं और आपकी बात से एग्री करते हैं, 100% इत्तेफाक है सर। आपकी बात से 100% इत्तेफाक हो है, सकता है। आपकी बात से 100% एग्री करते हैं। लेकिन वो जो इन ह्यूमरस वे मशवरा दिया जा रहा है वो शहबाज साहब को दिया जा रहा है कि आप भी हिम्मत करें, आप भी वजीर आजम लग सकते हैं, बन सकते हैं। प्रैक्टिकली तो आप हैं, लेकिन जरा जो कहते हैं ना कि कंट्रोल जिसका होता है, एम्पावर्ड वजीर आजम, वो भी हो सकता है आप। नहीं, वो इंशाअल्लाह ताला मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो असरे हाज़र के तकाज़ों को बड़ा समझते हैं। वो इंशाअल्लाह अपनी ताकत, अपनी पावर हासिल कर लेंगे। हासिल है भी है, जो को अगर कोई थोड़ा बहुत कहीं कोई अगर कोई झूल है तो वो उसको दूर कर लेंगे इंशाअल्लाह। और ये रेक्टिफिकेशन कैसे होगी राणा साहब? नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े मेहनती और बड़े खलूस नीयत से काम करने वाले आदमी हैं और वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि डिलीवर किया जाए। तो इसलिए वो इस किस्म के झगड़ों में कि जी ये मेरा इख्तियार है, ये किसका इख्तियार है, तो इस किस्म के मामलात में वो उलझते नहीं हैं। तो उनको काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड माहौल, ताकत, पावर्स चाहिए होंगी, मेरा ख़्याल है कि उनको हासिल होनी चाहिए, हो जाएंगी, ताकि मुल्क जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो आगे बढ़ सके और अपना जो मुआशी बहरान है उसके ऊपर काबू पा सके। जो रिक्वायर्ड पावर है राणा साहब, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त हासिल है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसी खबरें मौजूद है कि शहबाज साहब कुछ इनसिक्योर हैं कैबिनेट के अंदर मौजूद कुछ लोगों से, और फिर शायद खान अब्बासी साहब ने तो ये मशवरा भी दे दिया रात कि शहबाज साहब को अगर ऐसे ही चलाना है और अगर उनके पास इतनी ताकत नहीं तो बेहतर है इस्तीफा देके घर चले जाएं। देखें, शाहद खान अब्बासी साहब की अपनी ऑब्ज़रवेशन है, अपनी उनकी राय है। मैं उनके एहतराम में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इस्तीफ़ा दे के कौन जाता है घर? शाहद खान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो भी ऐसे ही थे, कोई मुख्तलिफ नहीं थे। तो उन्होंने भी अपना टाइम पूरा किया था, इस्तीफ़ा दे के तो नहीं गए थे। तो इसलिए इस्तीफ़ा दे के कोई नहीं जाता। तो बाकी मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि उसमें उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। आपने राणा साहब कहा कि असरे हाजिर के तकाज़ों को शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या असरे हाजिर के इन तकाज़ों को मियाँ नवाज शरीफ साहब भी अच्छे तरीके से समझते हैं और ही इज़ इन लाइन विद शहबाज शरीफ साहब, यानी थॉट्स अलाइंड है दोनों की इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम? असरे हाज़िर के तकाज़ों में जो कोलिशन गवर्नमेंट के तकाज़े हैं, उनको मियाँ शहबाज शरीफ साहब हम सब में से ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझते हैं। तो इसीलिए जब ये मामला आया कि अब कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो फिर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ज़ुम्मे ही ये ज़िम्मेदारी जो है वो डाली गई। अच्छा, वैसे एक खबर यह है कि जब ये जिम्मेदारी डाली गई तो शहबाज शरीफ साहब तैयार नहीं थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सरे तस्लीम खम करना चाहिए और आपको जाके पोजीशन लेनी चाहिए। क्या ये खबर दुरुस्त है? नहीं, इसमें तैयार ना होने या सरे तस्लीम खम करने वाली बात तो जो है ना वो तो ज़ेब दास्तां के तौर पे की जाती है। पार्टी ने ये फ़ैसला किया तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए, और इसके ऊपर एक इख्तलाफ राय था। पार्टी में ये राय मौजूद थी कि पंजाब में क्योंकि नंबर हमारे पास है, हमें गवर्नमेंट बनानी चाहिए, वफाक में नंबर हमारे पास नहीं है, तो हमें कोलिशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और जिसके पास शख्सियत है वो हुकूमत बनाए, तो हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी जो है वो शामिल हुई
और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने फ़ैसला किया कि वफाक में भी हुकूमत बनाई जाएगी। इसमें कोई जो है वो सर तस्लीम खम करने वाली या किसी को जो है वो मजबूर करने वाली या किसी को कहने वाली कोई बात नहीं है। राणा साहब, इस वक्त पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्योंकि उस वक्त डिस्क्वालीफाइड थे तो वो पोजीशन ये एज्यूम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या हम देखेंगे मुस्तकबिल करीब में ये सदारत वापस नवाज शरीफ साहब के पास चली जाए? ये पार्टी में राय मौजूद है कि मियां शहबाज शरीफ साहब क्योंकि हुकूमती ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे, तो अगर पार्टी प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया जाए, तो ये बहरहाल इस बारे में कोई फ़ैसला तो नहीं है, कोई हतमी बात तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये एक सोच मौजूद है। सर, नवाज शरीफ साहब खामोश तो ज़रूर है इस वक्त, लेकिन मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं सियासी लोगों के साथ और सब। इस वक्त क्या सोच पाई जाती है ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के यहाँ? क्या खामोश रहना है, सियासत से कुछ देर के लिए किनारा कशी इख्तियार करनी, या वाकई प्रैक्टिकली जो नवाज शरीफ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें वापस आएंगे और कम बैक करेंगे? नहीं, ना तो वो खामोश रहेंगे ना ही पॉलिटिक्स से किनारा कशी करेंगे, लेकिन मुनासिब वक्त पे मुनासिब अमल और बात जो है वो ज़रूर करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में ही करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क बेयक वक्त सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। 8 फरवरी के बाद जिस सियासी बहरान के ख़ात्मे की बात हम कर रहे थे वो नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी सिंपल मेजॉरिटी से भी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। कोलिशन गवर्नमेंट्स जो है वो बनी है वफाक में, तो बल्कि साथ आप ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान और पंजाब में भी। तो इसलिए जो है वो इन चीज़ों को पूरी तरह से इदराक करने के बाद और सोच विचार करने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल में पार्टी ने जो किरदार अदा करना है, PMLN ने जो किरदार अदा करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ, तो इसके ऊपर वो जो है वो एक लाहे अमल का ऐलान ज़रूर करेंगे और इख्तियार करेंगे। तो राणा साहब, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब? जी, क्यों नहीं कर सकते? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जलसा भी कर सकते हैं, अवाम से ख़िताब भी कर सकते हैं, वो जो भी तरीक़ाकार अपनाना चाहें। और ये जलसा होगा या कोई अवाम से खिताब होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये ईद के फौरी बाद करने का इरादा है? नहीं, इसमें अभी मुद्दत का तयन जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बारे में ये फ़ैसला जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ही करना है। इस बारे में अभी उन्होंने कोई कंसल्टेशन या इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। राणा साहब, ये तासुर आपका दुरुस्त है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कोई इस्तेहकाम आएगा और हर तरह का इस्तेहकाम आएगा, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ये सब, लेकिन वो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कन्फ्यूजन मजीद बढ़ गई है, परेशानी मजीद बढ़ी है, ये ऑब्जर्वेशन आपकी दुरुस्त है, बट इसका हल क्या है कि हाउ टू गेट अवे विद दिस? क्या इसके हल के ऊपर भी सोच विचार हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब के यहाँ? हल तो इसका एक ही है, और वो हल जो है वो मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को अपनी 40 साला सियासी ज़िंदगी के निचोड़ के तौर पे बताया था कि सबको, उसमें अदारे भी शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, और तमाम सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को, या कम से कम उन पार्टीज़ को जो पार्लियामेंट में मौजूद हों, उनको सर जोड़ के बैठना होगा और इस मुल्क के इकनॉमिक रिवाइवल के लिए एक रोड मैप जो है उसके ऊपर मुत्तफिक हो के अमल पैरा होना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
और मियां साहब ने तो 21 अक्टूबर को ये भी कहा था कि वो किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे और वो ऐसी सोच नहीं रखते हैं। आपको लगता है कि मियां साहब ये मुतालबा भी कर सकते हैं इदारों से भी कि इस वक्त जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या कोई सियासी कैदी मौजूद है उसको रिहा किया जाए, या इमरान खान की तरफ भी कोई सुलह का हाथ बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में कोई सियासी कैदी जो है वो मौजूद नहीं है। जो लोग क्रिमिनल ट्रायल फेस कर रहे हैं वो 9 मई के वाक़यात से मुतल्लक़ है। 9 मई के वाक़यात को या एहतजाज को आप सियासी एहतजाज नहीं कह सकते। सियासी कारकुन या जमात के एहतजाज की आइनी और कानूनी लिमिट्स हैं। उन लिमिट्स को अगर आप क्रॉस करके एहतजाज करेंगे तो वो फिर क्रिमिनल एक्ट होगा, वो पॉलिटिकल एहतजाज नहीं होगा, और करने वाला जो है वो भी फिर सियासी कारकुन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो फिर उस जुर्म के मुताबिक मुजरिम कहलाएगा। राणा साहब, 2 रोज़ पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कुछ सज़ाएं माफ़ की हैं। 20 कैदी जो है 9 मई के वो रिहा हो गए हैं, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने की। क्या पॉलिटिकल लोग जो है, ख़ासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब का जो कद है, 3 बार के वज़ीर आज़म है, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम, समझते हैं कि इमरान खान की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाना चाहिए और जिससे वो गुजरे हैं उससे मज़ीद लोगों को नहीं गुजरना चाहिए, तभी बातचीत मुमकिन होगी, उसके बगैर बातचीत मुमकिन नहीं होगी? अगर ये मुमकिन हो या ये मालूम हो कि सुलह का हाथ बढ़ाया जाएगा तो उसका जवाब मुस्बत आएगा तो ज़रूर बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आगे से गालियाँ आनी है और आगे से जो है वो वही तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया जाना है जो इससे पहले होता रहा है, तो फिर ऐसी ऑफ़र बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। राणा साहब, लास्टली मियां नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि जो हुआ 8 फरवरी को वो एक प्लानिंग के तहत हुआ, या मियां नवाज शरीफ को पॉलिटिकली कॉर्नर्ड या एलियनेट करना मकसूद था और करने वाले अपने हदफ पे कामयाब हुए? ये मैं मियां नवाज शरीफ साहब की जगह पे तो जवाब नहीं दे सकता। वो मोहतरम पार्टी कायद हैं, वो ख़ुद इसका जवाब देंगे। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई ऐसा अमल नहीं हुआ कि जिसका मकसद मियां नवाज शरीफ को टारगेट करना या साइड लाइन करना हो। ये साजिशी थ्योरियाँ जो हैं ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। लेकिन आपके लोग कह रहे हैं ना कि इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया है, तो अगर तब्दील हुए तो क्यों हुए हैं, किसके लिए हुए हैं राणा साहब? जी चले जी, अगर तब्दील हुए हैं और किसी के पास एविडेंस है तो उसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। इलेक्शन को तब्दील करना तो धांधली है, जुर्म है। अगर हुआ है तो उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, कानून का रास्ता मौजूद है, वो ऑप्ट किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि धांधली हुई है? मुझे तो लगता है कि जितने इलेक्शन मैंने देखे हैं उन सब में ही जो है ये शोर उठा है। लेकिन साबित तो धांधली तभी होगी ना अगर कोई इंक्वायरी या जो है वो कमीशन बनेगा। तो 2018 के इलेक्शन में भी बड़ा शोर था, उस वक्त हम शोर मचा रहे थे, और उस वक्त की हुकूमत या उस वक्त जो बरसे इक़्तिदार थे वो कह रहे थे कि जी ये झूठ है, कोई ज़रूरत नहीं है कमीशन बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंक्वायरी तफ्तीश की। आज वही जो है वो कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है वो कमीशन बनना चाहिए। तो मैं तो इसका हामी हूँ कि उनका मुतालबा जो है वो तस्लीम होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जो तरीक़ाकार कानून और आइन में दर्ज है वो बिल्कुल बरूए कार लाया जाना चाहिए। राणा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि खबर ये है कि आपको भी कोई पार्टी चाहती थी कि आप सेनेट का इलेक्शन लड़ें, फिर ये भी खबर थी कि पंजाब में कोई चाहते थे कि आप मरियम बीबी को भी असिस्ट करें, साथ में उनके रहे, उनको देखें, तो लेकिन आप इसके लिए यू वर नॉट रेडी फॉर इट। क्या ये बात दुरुस्त है?
देखें, मैं पार्टी की गवर्नमेंट को मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब को बिल्कुल मैं असिस्ट करने के लिए तैयार हूँ, कोई इसमें इनकार की बात ही नहीं है। लेकिन मेरी एक राय, मेरी एक दलील है और थी कि मुंतखब लोगों को जो है वो ज़िम्मेदारियाँ दी जाएं। बाकी इसके बावजूद भी अगर पार्टी कोई समझेगी कि कोई ज़रूरी है तो पार्टी का हर आदमी जो है वो हाउस के अंदर मौजूद हो या बाहर हो, उसका ये फ़र्ज़ भी है कि और उसे करना भी चाहिए कि वो पार्टी गवर्नमेंट की या पार्टी की जो है वो सपोर्ट करे, उसके लिए काम करे। ऑलराइट सर, वेरी क्विकली, क्या पार्टी के अंदर किसी जगह मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी या मिड टर्म इलेक्शन की सोच पाई जाती है? जी नहीं, तैयारी तो खैर नहीं पाई जा रही, ना ही कभी ऐसे कोई हालात हैं। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन जो है वो आइनी तौर पे तो उनके लिए कोई ऐसी जो है वो ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर इस बारे में कोई पॉलिटिकल कंसेंसस होता है या कोई इंक्वायरी कमीशन बैठता है तो उसके नतीजे में कुछ सीटों पे या मिड टर्म इलेक्शन की बात अगर हो तो उसके मुतालिक मैं नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब पाकिस्तान का अजीम हमसाया दोस्त मुल्क है। ये हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की इमदाद करता चला आ रहा है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। बाज़ औक़ात बैनुल अक़वामी कर्ज़ों की वापसी में किस्तों की अदायगी तक की है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए किस कदर अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में जो भी सियासतदान इंतखाबात जीत कर वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुआ, उसने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए हमेशा सऊदी अरब का इंतखाब किया। फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, बानी तहरीक इंसाफ हो या शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत हो। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी फैसला किया कि वो माजी के वज़राए आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब तवील अरसे से माली और इक़्तिसादी मसाइल का शिकार पाकिस्तान अपनी माली अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। वो माजी में माली ताउन के लिए सऊदी अरब से कई मरतबा रब्ता कर चुका है। पाकिस्तान को इस वक्त अपने दोस्त ममालिक और कर्ज दहिंदगान की तरफ से बहुत ज़्यादा माली मदद की ज़रूरत है। हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान सऊदी अरब से माली मदद के हुसूल के अलावा ये कोशिशें भी करता रहा है कि सऊदी हुक्मरानों को इस अमर का कायल करे कि वो पाकिस्तान में ज़राअत से लेकर कानकुनी, मादनियात और हवाबाजी तक मुख्तलिफ सनतों और इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके हैं और ख़बर यह है कि ये दौरा काफ़ी कामयाब रहा है। और इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी हुक्मरानों को पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी पर राज़ी किया है, बल्कि इस मामले पर मज़ीद पेशरफ्त की जल्द तवक्को भी की जा रही है। वज़ीर आज़म की इतवार को मक्का मुकरमा में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से सुफ़ा पैलेस में मुलाकात, और इसी मुलाकात के एलामिये में बताया गया था कि माशी मुश्किलात पर काबू पाने में सऊदी अरब पहले भी पाकिस्तान की मदद करता है और हमेशा करता रहेगा। मुलाकात में दिफाई पैदावार, तिजारत, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर मुकम्मल इत्तफाक किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत को तवक्को है कि आने वाले बरसों में सऊदी अरब यहाँ मुख्तलिफ शोबों, खुसूसन मादनियात और कानकुनी के शोबों में भारी सरमायाकारी करेगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के नए सऊदी अरब सरमायाकारी पैकेज के पहले मरहले को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने की अज़्म का इरादा किया। और आज ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक और रिलीफ दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट्स को $3 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने का फैसला किया गया। और इसी हवाले से CEO सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी मोहम्मद अशहतानी ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में डिपॉजिट्स $3 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करेगा और सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी और तांबे की कानों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के ये इक़दामात गुज़श्ता तय पाए वसी समझौते का हिस्सा है। CEO सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $21 अरब सरमायाकारी के लिए बातचीत कर रहा है। इस मंसूबे के तहत तांबे की कान पर $7 अरब और ऑयल रिफाइनरी पर $14 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। और इन बयानात के बाद तो ऐसा महसूस होता है कि दौरा सऊदी अरब खासा कामयाब रहा है। और इस दौरे से मुताल्लिक हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात मस्बत रही। उन्होंने इरादा किया कि वो पाकिस्तान की और वो भी इन्वेस्टमेंट्स की सूरत में करें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।